नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस चैनल में मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले 1 से लेकर के 6 लेक्चर्स में कोशिश की कि जो सिलेबस हमने डिसाइड किया था पहले क्लास में, उस हिसाब से चलते हुए कवर किया जाए, और उसी क्रम में हमने 2 अध्याय को अपने कवरेज दिया है, कंप्लीट किया है। और आज हम लोग सेल एंड इट्स ऑर्गेनिज्म, यानी कि कोशिका और उसके जो भी अंग हैं और ऑर्गेनेलीज जो है उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो एक बार फिर से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का लेक्चर या अब से आगामी जो भी लेक्चर होंगे वो थोड़े कम समय के होंगे। जैसे पहले हम लगभग 50 मिनट तक के लेक्चर बनाते थे, बट कुछ ऐसे कमेंट्स आए जिसमें कहा गया कि सर छोटे लेक्चर्स हमें ज़्यादा ईजी होते हैं देखने में, सर पार्ट ज़्यादा कर दीजिए, बट क्वेश्चन की लेक्चर्स की जो टाइमिंग है वो थोड़ी सी सर कम रहे, 30 मिनट के अराउंड, 25 मिनट इस तरीके के रहे। तो उस क्रम में कोशिश करेंगे कि लेक्चर्स को थोड़ा कम रखा जाए और डेटा ज़्यादा दिया जाए। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने सबसे पहले दिन डिस्कस किया था कि क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है, पाठ्यक्रम जो था हम लोग का सिलेबस था, ठीक। तो सिलेबस में हमने जीवन की उत्पत्ति, इसमें विज्ञान की शाखाएं और अध्ययन के क्षेत्र कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद वर्गीकी अथवा वर्गीकरण, जो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म था, ठीक है, ये हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग का नया चैप्टर है सेल एंड ऑर्गेनेलीज, ऑर्गेनल्स, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, लेकिन इसके बाद चीज़ें और आसान हो जाती हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि कोशिका क्या है, सेल क्या है। सेल्स, कोशिका जो है वो आधारभूत कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। ठीक है, कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई, इसको इस प्रकार समझते हैं कि जैसे यदि कोई दीवार है, ठीक है, यदि कोई दीवार है, ठीक है, तो इसमें जिस प्रकार से ईंटें होते हैं, ठीक है, हमारे शरीर में भी कोशिका कुछ उसी तरीके से होती है। ठीक है, जैसे ये दीवार है, इसमें जो ये ईंटें मैंने लगाए हुए हैं, इसी तरीके से यदि इसको शरीर मान लिया जाए, बॉडी मान लिया जाए, ठीक है, तो ये जो है ये बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। तो अब कोशिका के बारे में और जानते हैं। कोशिका को 2 पार्ट में बांटते हैं, एक कोशिकीय एंड बहुकोशिकीय। ऐसे जीव जो मात्र एक ही कोशिका से बने होते हैं, ठीक है, वो एक कोशिकीय में आते हैं, और जो अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं उन्हें बहुकोशिकीय या मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है ना। चलते हैं, सबसे पहले एक व्यक्ति का नाम जानते हैं जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। ठीक है, तो ये जो रॉबर्ट हुक महोदय हैं ये कोशिका की खोज किए हैं, और इन्हें ही कोशिका विभाजन का जनक कहा जाता है। ठीक है, कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, फिर आते हैं रॉबर्ट ब्राउन महोदय। रॉबर्ट ब्राउन महोदय जो हैं उन्होंने न्यूक्लियस की खोज की है। अब बात यहां पर आती है कि न्यूक्लियस क्या है। ठीक है, तो यदि एक ऊतक को लेते हैं, ऊतक जो होता है वो क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टिश्यू। ठीक है, ये जो टिश्यू होता है ये सेट ऑफ कोशिका या सेट ऑफ सेल्स होता है। ठीक है ना, कई सारी कोशिकाओं के मिलने से जो बनता है, ठीक है, उसे हम लोग ऊतक कहते हैं। तो यदि ये ऊतक है तो इसमें ये कोशिका है। ठीक है, ये इतने सारे ऊतक में ये एक कोशिका है, यानी कि एक सेल है। इस सेल को यदि माइक्रोस्कोप में देखा जाएगा, ठीक है, माइक्रोस्कोप में देखा जाएगा संवर्धन करके, या माइक्रोस्कोपिक व्यू जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इस कोशिका के मध्य में ये जो चीज है
इसे ही केंद्रक कहा जाता है, न्यूक्लियस कहा जाता है, ठीक है ना। समझ लीजिए जैसे किसी घर में एक आपका जो ऑफिस होता है, मेन जो चेंबर होता है, ये वही चेंबर है, ठीक है। आगे चलते हैं। सबसे बड़ी कोशिका, तो सबसे बड़ी कोशिका होती है आपकी शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी मानव कोशिका तो ये होती है स्पर्म, मेल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सबसे बड़ी मानव कोशिका जो है ओवम, ठीक है। इसे इंग्लिश में ही जानिए। उसके बाद कह रहा है सबसे लंबी मानव कोशिका जो होती है वो होती है न्यूरॉन, ठीक है। सबसे छोटी कोशिका मैंने आपको बताया था PPLO होती है, ठीक है। इसी को माइको प्लाज्मा भी कहते हैं, ठीक है। PPLO मतलब क्या होता है? प्लूरो निमोनिक लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये 4 चीजें मैंने आपको बताई हैं। इसके बाद जो कोशिका विज्ञान है, इसे आपका प्रतिपादित किया है स्लाइडेन एवं श्वान ने। सेल थ्योरी, सेल थ्योरी यानी कि कोशिका विज्ञान को स्लाइडेन एवं श्वान, 2 व्यक्तियों ने 1839 में दिया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नाम पूछ सकता है कि सेल थ्योरी किसने दी, तो स्लाइडेन एवं श्वान ने दी। कोशिका नाम किसने दिया, तो आपका रॉबर्ट हुक ने दिया, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने नाम दिया कोशिका। और न्यूक्लियस की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन जी ने की। चलिए आगे चलते हैं। अब 2 प्रकार की कोशिकाएं आती हैं, एक जिसमें केंद्रक थोड़ा डेवलप होता है या जो बड़े जीवधारियों में पाई जाती हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं। यूकैरियोटिक, एक जिनमें केंद्रक नहीं होता है या अस्पष्ट केंद्रक होता है, ठीक है, उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, जो छोटे जीवधारियों में पाई जाती हैं, ठीक है। जैसे बैक्टीरियाज में मैंने बताया था आपको, मोनेरा जगत में प्रोकैरियोटिक आते हैं। चलिए देखते हैं इसमें डिफरेंस क्या है। कभी कभी डिफरेंस में से कुछ पॉइंट्स उठाता है कि क्या चीजें प्रोकैरियोट में पाई जाती हैं, क्या चीजें यूकैरियोट में पाई जाती हैं। तो सबसे पहला है केंद्रक। केंद्रक जो मैंने आपको बताया, जिसका रॉबर्ट ब्राउन जी ने खोज किया था। तो प्रोकैरियोट्स में केंद्रक नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है और यह पूर्ण रूप से विकसित होता है, यानी कि केंद्रक में जो भी चीजें होनी चाहिए वो सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। रुकिए जरा। नेक्स्ट आता है डीएनए। डीएनए जो है एक आपका जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है। जेनेटिक मटेरियल मतलब क्या होता है? अनुवांशिक पदार्थ जो है, अनुवांशिक पदार्थ कैरी करता है ये, यानी कि ढोता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी डीएनए। तो इसमें जो डीएनए पाया जाता है वो डबल स्ट्रैंडेड यानी कि द्विकुंडलित, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, यानी कि कुछ इस तरह का सर्कुलर वृत्तीय 2 डीएनए पाया जाएगा। डबल स्ट्रैंडेड 2 इसमें है पार्ट और ये वृत्तीय डीएनए है। हिस्टोन नाम का एक प्रोटीन होता है जिसमें अनुपस्थित होता है, डीएनए नग्न होता है, ठीक है, नेकेड। अगर वही हम लोग यूकैरियोटिक में देखते हैं तो इसमें पाया जाता है डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स टाइप का डीएनए, ठीक है ना, यानी कि द्विकुंडलित
सर्पिलाकार हेलिक्स टाइप का डीएनए, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन की उपस्थिति होती है। अगला आता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो होता है, ठीक है, क्रोमोसोम की जो उपस्थिति होती है डीएनए में, वो नॉट वेल डेवलप्ड, यानी कि पूरी तरह विकसित नहीं, ठीक है ना, पूरी तरह विकसित नहीं होता है। जबकि जो आपका यूकैरियोटिक होते हैं उसमें वेल डेवलप्ड, यानी कि पूर्ण विकसित, ठीक है। फिर आता है प्रोटीन। प्रोटीन में आपका पहला आएगा राइबोसोम। राइबोसोम इसमें 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है और इसमें 80S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। यहां पे S जो होता है वो होता है स्वेडबर्ग, एक यूनिट है, ठीक है, स्वेडबर्ग एक यूनिट है, जिस साइंटिस्ट ने खोजा था उन्हीं के नाम पर ये एक यूनिट रख दी गई है, ठीक है। ये सेडिमेंटेशन रेट को दिखाती है, सेडिमेंटेशन रेट यानी कि अवसाद दर को प्रदर्शित करती है, ठीक है। यदि अन्य पार्ट्स में आएंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, लाइजोसोम, गोल्जी बॉडी, ये कुछ भी नहीं पाया जाता है, यानी कि जितने ऑर्गेनेलीज हैं वो नहीं पाए जाते हैं, ठीक है ना। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आपका अंतः प्रद्रव्य जालिका कहते हैं, अंतः प्रद्रव्य जालिका, इसी को हम लोग ER हर जगह लेकर के पढ़ेंगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चूंकि लिखना आसान है, ठीक है। जबकि अगर आप लोग यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक में ये सारी चीजें पाई जाती हैं, ओके। आशा करता हूं कि ये डिफरेंस आपको समझ में आएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में कभी कभी कुछ चीजें पूछता है, जैसे आपसे पूछ ले कि माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के संबंध में, तो यूकैरियोटिक में बिल्कुल से पाया जाता है, 100% पाया ही जाता है। प्रोकैरियोटिक में अगर दो एक्सेप्शनल चीजें छोड़ दी जाए तो वो नहीं पाया जाता, यानी कि नगण्य के समान पाया जाता है या नहीं पाया जाता, ठीक है। इसी प्रकार यदि पूर्ण विकसित केंद्रक को पॉइंट ऑफ व्यू में, मतलब पॉइंट में रख करके पूछता है कि क्या पूर्ण विकसित केंद्रक किसमें पाया जाता है, तो आप बताएंगे कि यूकैरियोट्स में पूर्ण विकसित केंद्रक या फुली डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार यदि डीएनए की टाइप को पूछे कि डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, यानी कि द्विकुंडलित वृत्तीय टाइप का डीएनए जो है वो किसमें पाया जा रहा है, तो आप बताएंगे कि वो आपके प्रोकैरियोट में पाया जा रहा है। वही डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल डीएनए किसमें पाया जा रहा है, यानी कि द्विकुंडलित सर्पिलाकार डीएनए किसमें पाया जा रहा है, तो आप बताएंगे कि यूकैरियोटिक में पाया जा रहा है, ठीक है। फिर क्रोमोसोम के बारे में अगर आएगा तो आप कहेंगे नॉट वेल डेवलप्ड, यानी कि पूरी तरह से विकसित नहीं है, जबकि इसमें क्रोमोसोम पूरी तरह से विकसित है। फिर आता है प्रोटीन। राइबोसोम की स्थिति यदि पूछी जाएगी तो 70S राइबोसोम प्रोकैरियोट में पाया जाएगा और 80S राइबोसोम यूकैरियोट में पाया जाएगा। यदि यस का मतलब पूछता है कि व्हाट डज द मीन ऑफ एस, मतलब जो एस है वो क्यों स्टैंड कर रहा है यहाँ पे, तो एस को आप बताएंगे कि स्वेडबर्ग जो वैज्ञानिक थे उनके नाम पर एक यूनिट रखी गई है। एस सेडिमेंटेशन रेट या अवसाद दर को दिखाता है। उसी प्रकार फिर अन्य चीज़ों पर यदि आएंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतः प्रद्रव्य जालिका, लाइजोसोम या गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय, ये कोई भी चीज़ आपकी प्रो में नहीं पाई जाती है जबकि यू में पाई जाती है। चलिए प्रो और यू का यहाँ पर एक फोटो दिखाने की कोशिश की गई जिससे शायद कुछ ज़्यादा चीज़ें समझ में आए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर न्यूक्लियॉइड दिखाया जा रहा है कि है, सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखिए केवल इसमें है, यूकैरियोट में है, ठीक है। न्यूक्लियस पाया जा रहा है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन पाया जा रहा है, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक मतलब कोशिका, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन मतलब जाली, और साइटोप्लाज्म मतलब हो गया कोशिका के आसपास जो अंदर पाई जा रही है, ठीक है ना, वो उसकी बात कर रहा है। इसके अंदर में ये जो होती है, ठीक है, कोशिका झिल्ली इसको बोलेंगे, कोशिका झिल्ली। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि जो न्यूक्लियस के पास पाई जाती है उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहा है। राइबोसोम 70S इसमें पाया जाता है, 80S इसमें पाया जाता है, अभी मैंने आपको इससे पहले बताया, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट इसमें पाया जा रहा है, इसमें अभाव है। क्लोरोप्लास्ट क्या है, वही जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, ग्रेना पाया जाता है, ठीक है ना।
उसके बाद आता है गोल्जी बॉडी, ठीक है, गोल्जी काय जिसको हिंदी में बोल रहे हैं। फिर माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, ठीक है, इससे सेल को ऊर्जा मिलती है एटीपी के फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में, ठीक है। फिर आता है साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य जो यहाँ पर ऐसे ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा थिक सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, यहाँ पर। तो यही है, आगे चलते हैं, कोशिका के बारे में पढ़ते हैं, कोशिका की क्या संरचना है। कोशिका में 3 चीजें कुल आती हैं। पहला आता है कोशिका भित्ति, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, जीव द्रव्य साइटोप्लाज्म, ठीक, और रसधानियां वैक्यूल्स, ठीक है। तो ये 3 चीजें आती हैं कोशिका की संरचना में। किसी भी कोशिका को बनाने के लिए ये 3 चीजें आती हैं, ठीक है, ठीक। अब आते हैं, सबसे पहला पॉइंट उठाते हैं कोशिका भित्ति। चलिए कोशिका भित्ति को देखते हैं। तो कोशिका भित्ति क्या है, मैं आपको बताया कि सपोज करिए कि एक कोशिका है, ठीक है, ये क्या है, कोई भी कोशिका है, ठीक। तो ये जो रेड वाला पार्ट है ये जो रेड वाला पार्ट है यही कोशिका भित्ति है। ये जो कोशिका भित्ति है, ये जो कोशिका भित्ति है या सेल वॉल है, ये प्लांट सेल में उपस्थित होती है, एनिमल सेल में नहीं उपस्थित होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पादप कोशिकाओं में पाई जाती हैं, ठीक है। सबसे बाहर की परत होती है, जैसा मैंने आपको बताया, मोटी मजबूत छिद्रयुक्त, छिद्रयुक्त मतलब होता है पोरस, तथा निर्जीव यानी कि नॉन लिविंग टाइप, जैसे हमारा नाखून, ठीक है ना, तो उस तरह की परत होती है। विभाजन की अंतिम अवस्था यानी कि जब कोशिका विभाजन होता है, जब सेल डिवीजन होता है, ठीक है, तो उसकी अंतिम अवस्था के समय अंतः प्रद्रव्य जालिका द्वारा की नलिका द्वारा बनती है, यानी कि ईआर के द्वारा, ईआर का जो भी नलिका है इसके द्वारा जब भी आपका सेल का डिवीजन होता है तब ये बनती है सेल वॉल, ठीक है, कोशिका जो भित्ति है। कोशिका भित्ति को भी निम्न परत में बांट सकते हैं, जैसे प्राथमिक कोशिका भित्ति, द्वितीयक कोशिका भित्ति, ठीक है, उसके बाद तृतीयक कोशिका भित्ति किसी किसी में पाई जाती है। फिर पाया जाता है मध्य पटल, ठीक है, जो प्राथमिक और द्वितीयक के बीच में पाई जाती है उसको मध्य पटल कहते हैं, ठीक है ना, इसको मिडिल लैमेला कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, प्राथमिक कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ते हैं। सबसे बाहर की संरचना है, यानी कि कोशिका भित्ति में भी सपोज करिए कि अगर ये कोई सेल है तो सबसे जो बाहर की संरचना है रेड कलर में, ये आपका प्राथमिक कोशिका भित्ति हो गई, ये रेड वाला जो मैं डार्क कर रहा हूं, ठीक है। ठीक है, तो रेड वाला जो है ये प्राथमिक कोशिका भित्ति है बाहर का, यहां देखिए, यहां ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो ब्लू वाला है ये द्वितीयक कोशिका भित्ति है, ठीक। किसी किसी में आपका ये तृतीयक कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये जो हल्के कलर से मैं दिखा रहा हूं सबसे अंदर वाली परत, ये आपकी तृतीयक कोशिका भित्ति, ठीक। और जो मध्य में पाया जाता है, इसके बीच में जो पाया जाएगा, किसी डिफरेंट कलर से मैं दिखा देता हूं, मान लीजिए पीला से मैं दिखा दिया, पीले रंग से मैं दिखा दिया, ये जो इन दोनों के मध्य में पाया जाएगा, इन दोनों के मध्य में, इसे ही मिडिल लेमला कहते हैं। देखिए इसमें ज़्यादा दिखाई देगा, ये मिडिल लेमला या मध्य पटल है। प्राथमिक कोशिका भित्ति के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। देखिए प्राथमिक कोशिका भित्ति क्या है, सबसे बाहर की संरचना है, जीव द्रव्य के सबसे पहले स्राव द्वारा बनती है, यानी कि अंदर जो जीव द्रव्य होता है वो जब स्राव करता है, ठीक है, तो उसके स्राव के द्वारा बनती है। या पतली कोमल लोचदार उपागम है, ठीक है ना,
पतली है, लोचदार है, ठीक है ना, और पारगम्य है, परमिएबल। परमिएबल मतलब इसके रास्ते जो चीज़ें ये चाहेगी वो चीज़ें अंदर आएंगी। सेल्यूलोज की बनती है, लेकिन कवक में ये काइटिन की बनी होती है, ठीक है ना। कवक में किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। द्वितीयक कोशिका भित्ति में आते हैं, यह मोटी होती है, परिपक्व, सेल्यूलोज व पेक्टिन, उसके साथ साथ लिग्निन की बनी होती है, लिग्निन की बनी होती है, ठीक है। अनावृत बीजी में तृतीय कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसमें दिया हुआ है कि अनावृत बीजी में तृतीय कोशिका भित्ति पाई जाती है जिम्नोस्पर्म में। अनावृत बीजी मैंने आपको बताया था कि जिनके बीज पर कोई खोल या आवरण नहीं है उन्हें अनावृत बीजी कहते हैं। जो जाइलम नामक पदार्थ के द्वारा बनती है, जाइलम मैंने बताया था कि जल को जो है इधर उधर ट्रांसपोर्ट करता है। प्रथम और द्वितीय कोशिकाओं के मध्य रचना पाई जाती है जो मध्य पटल या मिडिल लैमेला कहलाती है। ये एक तरह से सीमेंट का काम करती है। जो बाहर की परत, ये जो कोशिका है बाहरी, ठीक है, और ये जो अंदर की कोशिका है, ठीक है, अंदरूनी, इसको जोड़ने का काम करती है। सीमेंट है, यही है लैमेला, ठीक है। ये कैल्शियम मैग्नीशियम के पेक्टेट बनाती है। विस्कस जिलेटिन नामक पदार्थ जो है इसमें पाया जाएगा। ये जो है जिलेटिन क्या होता है? ये रंगहीन, स्वादहीन, भंगुर, सूखने पर ठोस पदार्थ बनता है जिसका निर्माण जीव जंतुओं से प्राप्त उत्पादों में कोलेजन से किया जाता है, वही बता रहा है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यूपीपीएससी या कोई भी एसएससी, इवन यूपीएससी तक के एग्जाम में इस पे से प्रश्न आए हैं। जैसे कोशिका की परिपक्व अवस्था में मध्य पटल घुल जाती है, यानी कि जो मैं आपको बता रहा हूं तब से मिडिल लैमेला, ठीक, मध्य पटल जो होती है ये घुल जाती है। इसी कारण कच्चे फल कड़े होते हैं। जैसे मान लीजिए आम है कोई, ठीक है, ठीक, तो अपने कच्चे अवस्था में, मान लीजिए अभी कच्चे अवस्था में है, ठीक, तो इसमें जो आपका लैमेला होगा, मध्य पटल होगी, वो अभी उपस्थित होगी और आम जो है ये टाइट होगा, ठीक। लेकिन जब ये अपने रैपनिंग की ओर बढ़ेगा, पकने की तरफ जब ये उन्मुख होगा, जब पक जाएगा, यानी कि अब ये पक गया है, ठीक है, तो जब ये पक जाएगा तो आपका लैमेला जो होता है, यानी कि मध्य पटल जो होता है, वो पूरी तरह से घुल जाता है, ठीक है, घुल जाता है। और ठीक है, और जो आम होता है वो भी क्या होता है? पिलपिला सा हो जाता है, दबने लगता है, ठोस नहीं रह जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे प्लाज्मा झिल्ली। जैसे दो पार्ट था, ये यहाँ बताना जरूरी है। कोशिका की संरचना में जो कोशिका भित्ति पढ़ रहे हैं, इसमें एक तो भित्ति हो गई और दूसरा हो गया प्लाज्मा झिल्ली। तो हम लोग इसी का दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं, प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली क्या होता है? कोशिका द्रव्य की बाहरी सीमा। सपोज करिए एक कोशिका है, ठीक, तो यहां पर पूरा द्रव्य भरा हुआ है, ठीक है। इसकी जो बाहरी सीमा होगी, जो भी बाहरी सीमा है, अगर ये बाहरी सीमा है तो यही आपकी प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। तो इसकी बाहरी सीमा है। विभिन्न प्रकार के अणुओं तथा आयनों के अंदर जाने पर नियंत्रण, यानी कि जो भी आयन्स होते हैं या जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर आने जाने पर ये क्या कर रहा है? नियंत्रण कर रहा है। मतलब जिसको चाहता है वही अंदर जाएगा, जिसको नहीं चाहता है वो अंदर नहीं जाएगा। ये सांद्रता बनाए रखता है, यानी कि अंदर का जो भी कंसंट्रेशन होगा, अंदर का जो भी कंसंट्रेशन होगा उसको मेंटेन करेगा, ठीक। जंतु तथा वनस्पति दोनों में प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फाउंड बोथ इन एनिमल एज वेल एज आपका प्लांट्स, ठीक है। जंतु कोशिका में सबसे बाहरी परत, जंतु कोशिका में क्या है, चूंकि इसमें सेल वॉल होती नहीं है तो ये जो मेम्ब्रेन है वो सबसे बाहरी परत होगी, और वनस्पति कोशिका में दूसरी परत है। क्यों? क्योंकि पहले सेल वॉल, उसके बाद मेम्ब्रेन, ठीक। प्लाज्मा झिल्ली जो है सेमी परमिएबल होगा, सेमी परमिएबल क्या होता है? सेमी परमिएबल मतलब वही जो मैंने बताया
कि जिसके पास होगा एंट्री उसी को दी जाएगी, यानी कि जिसको वो चाहेगा वही लोग अंदर जाएंगे और जिसको वो नहीं चाहेगा वो लोग अंदर नहीं जाएंगे, यानी कि जरूरती चीज़ों को वो अंदर जाने देगा, बाकी को अंदर नहीं जाने देगा। फिर उसके बाद क्या ये कार्य क्या क्या करता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कार्य ये करता है परासरण का काम करता है, यानी कि डिफ्यूजन करता है, नहीं परासरण मतलब ऑस्मोसिस करता है, विसरण मतलब डिफ्यूजन करता है, सक्रिय आवागमन यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, ठीक। प्रोटीन संश्लेषण यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और डीएनए रिप्लिकेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। तो डीएनए का रिप्लिकेशन करता है, डीएनए रिप्लिकेशन मतलब डीएनए के रिप्लिका बनाता है, उसी के समान एक और डीएनए बनाएगा, एक प्रोसेस है, ठीक है। फिर अब हम लोग आज का लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, वैक्यूल्स लास्ट टॉपिक होगा आज का, ठीक है। तो पढ़ते हैं अगला, जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य को ही क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म, देखिए, ठीक है। तो कह रहा है कोशिका के अंदर के संपूर्ण पदार्थ को जीव द्रव्य कहेंगे, यानी कि ये कोई कोशिका है, मान लीजिए प्लांट सेल ऐसी दिखाई जाती है, यदि ये कोई प्लांट सेल है या कोई भी सेल है तो इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं सब जीव द्रव्य में ही तैरती हुई नजर आएंगी, यानी कि इसके अंदर जो भी तरल पदार्थ है वो क्या है, जीव द्रव्य। तो इसके अंदर के पदार्थ को जीव द्रव्य कहते हैं, क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं, ठीक। या इंग्लिश में आपको बताया हूं प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ये जीवन का भौतिक आधार की भी संज्ञा दी गई है, इसको जीवन का भौतिक आधार है, ठीक है। ये भौतिक आधार है जीवन का, इसका डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीवन के भौतिक आधार की संज्ञा किसे दी गई है, तो जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म को दी गई है। पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने इसका नाम प्रोटोप्लाज्मिक रखा या प्रोटोप्लाज्म रखा, ठीक है ना, प्रोटोप्लाज्म रखा। ये रंगहीन है, अर्ध तरल अर्ध पारदर्शक, ठीक, यानी कि किसी चीज का गाढ़ा विलयन टाइप में है, कोई भी चीज जो भी थोड़ी गाढ़ी हो, अर्ध तरल हो मतलब ठीक से फ्लो भी ना करे, ऐसा भी नहीं है कि आप पानी की तरह है कि फ्लो कर जाए, थोड़ी गाढ़ी हो, थिक हो, जैसे मोम होता है, ठीक है, लिक्विड मोम थोड़ा थिक हो और रंगहीन है, मतलब उसमें कोई कलर नहीं है, कलरफुल नहीं है, ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शक है। इसमें 60 से 80% जल होता है, अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ घुले रहते हैं। जीव द्रव्य क्रिस्टलों का कोलाइडल घोल है, क्रिस्टलों का कोलाइडल घोल है। अब कोलाइडल घोल क्या होता है, इसे धुआं जो है ये भी एक कोलाइडल सब्सटेंस है, पहले समझिए, कोलाइडी विलयन या कोलाइडल जो सोल्यूशन होता क्या है, जैसे कोई अगर लिक्विड चीज है, कोई लिक्विड यानी कि तरल चीज है इसमें, ठीक। अब इसमें यदि कोई ठोस के भी कण सस्पेंडेड यानी कि कैसे बताया जाए, उसी में मान लीजिए पड़े हुए हैं, कुछ थोड़े से ठोस के भी कण पड़े हुए हैं, ठीक है, तो ये आपका कोलाइडी विलयन कहा जाता है, ठीक। मैंने क्या बताया कि यदि कोई तरल है जिसमें आपके कुछ ऐसे भी कण पड़े हुए हैं जो थोड़ी ठोस अवस्था में, ठीक है, तो इससे जो मिल करके विलयन बनेगा उसको कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइडी विलयन कहा जाएगा। जैसे जेल भी एक तरह का कोलाइडल विलयन है। मैंने आपको बताया धुआं जो है, धुआं इज ऑल्सो अ सोल्यूशन ऑफ, मतलब एग्जाम्पल ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन, ठीक है, क्योंकि धुआं में जो है बहुत सारी चीजें ठोस अवस्था में पड़ी होती है, माइक्रोस्कोपिक व्यू में वो ठोस अवस्था में पड़ी होती है, ठीक है, वो पूरी तरह से घुली नहीं होती हैं, ठीक है। तो ऐसे विलयन को कोलाइडल विलयन या कोलाइडी विलयन कहा जाता है। फिर क्या कह रहा है कि जीव द्रव्य में घुले हुए कार्बनिक पदार्थ होते हैं, प्रोटीन, वसा इत्यादि, जो उसमें घुले अन्य पदार्थ जैसे शक्कर, नमक, खनिज लवण से बड़े होते हैं, यानी कि इसमें जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो थोड़ी बड़ी मात्रा में होते हैं, और जो उसमें पूरी तरह से घुले हुए हैं शक्कर, नमक इत्यादि जो है उनसे ये बड़े रहेंगे। तो देखिए सीधी सी बात हो गई कि प्रोटीन, वसा जो है पूरी तरह से नहीं घुल पाएंगे, ठीक, जबकि जो बाकी चीजें हैं शक्कर, नमक, वो घुल गई, तो एक तरह का कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया ये। अब इसे डिफरेंट पार्ट में बांट दिया जाता है, जैसे जो भी इनका टाइप होता है कोलाइडल सॉल्यूशन का, जैसे सॉल होता है, सॉल जो होता है, सॉल, ठीक, सॉल जो होता है ये अर्ध तरल, और इनके जो अणु होते हैं घुले हुए वो दूर दूर रहते हैं एक दूसरे से, इतनी डिस्टेंस पे हैं, ठीक। जो जेल होता है, जो बाल ओल में लगाते हैं हम लोग बोलते हैं जेल है, उसमें क्या होता है कि जो घुले हुए अणु होते हैं वो पास पास में होते हैं,
ठीक। अब इसी में मैंने एक लिखा हुआ है ब्राउनियन गति। ब्राउनियन गति क्या होता है? इन लोगों का इधर उधर आपस में टकराना, ठीक है। ये जिग जैग मोशन, इसको बोलते हैं जिग जैग मोशन, ठीक है ना। जिग जैग गति करना, आपस में इधर उधर लड़ रहे हैं जब मूव कर रहे हैं, ठीक है, जब ये सारे अणु एक दूसरे से टकरा रहे हैं आपस में, तो इसे ही ब्राउनियन गति कहते हैं। तो सॉल में तो कम, परंतु जेल में ब्राउनियन गति ज्यादा होती है, ठीक। इसी कारण ये जो है तल पर बैठ नहीं पाते हैं, ब्राउनियन गति करते रहते हैं तो ये सेटल नहीं हो पाते हैं। जो भी विलयन होता है उसके तल में, यहाँ पे सेटल नहीं हो पाते हैं, वो हर जगह आपस में लड़ते भिड़ते एक दूसरे से, ठीक। जीव द्रव्य का अगर हम लोग एक अणुबोध देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट देखते हैं क्या क्या इसमें पड़े हुए हैं, तो ऑक्सीजन होता है 62%, ठीक है। कार्बन होता है 20%, उसी की तरह हाइड्रोजन होता है 10%, और इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो आता है नाइट्रोजन 8%, ठीक। कुल मिलाकर इसमें 30 जटिल तत्व जो है मिश्रण में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, सल्फेट इत्यादि जो है सब उपस्थित रहते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जीव द्रव्य जो है क्या है, जीवन का, भौतिक जीवन का आधार है। आगे चलते हैं, रिक्तिकाएं पढ़ते हैं। रिक्तिकाएं जो होती हैं ये क्या होती हैं? इनको बोलते हैं हम लोग वैक्यूल्स। वैक्यूल्स को बोलते हैं रिक्तिका। रिक्तिकाएं क्या होती हैं? पादप कोशिकाओं में आकार छोटा और संख्या अधिक होती है, जबकि पादप की परिपक्व कोशिकाओं में, ठीक है, पहला तो पादप कोशिकाओं में ये पाई जाती हैं। ये केवल किस में पाई जाती हैं? पादप कोशिकाओं में। एनिमल सेल यानी कि जंतु में नहीं पाई जाती हैं। आकार छोटा तो संख्या अधिक होती है। अगर ये आकार में छोटी है, मान लीजिए प्लांट सेल है, अगर छोटा है तो संख्या अधिक है, ठीक। परंतु यदि आकार इनका बड़ा है, यदि इनका आकार सपोज करिए बड़ा है, तो संख्या कम होती है, ठीक। रिक्तिकाओं के चारों ओर कोशिका द्रव्य की पतली झिल्ली, जिसको टोनोप्लास्ट कहते हैं या रिक्तिका कला कहते हैं, उपस्थित होती है। ये जो रिक्तिका है इसके चारों ओर आपका रिक्तिकाओं के चारों ओर जो है रिक्तिकाओं के चारों ओर जो है वो रिक्तिका कला ऐसे उपस्थित होगी, जिसको क्या बोलेंगे? टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट, ठीक। उसके बाद कहेंगे कि रिक्तिका के अंदर क्या होता है? रिक्तिका रस होता है, ठीक है ना। रिक्तिका रस या वैक्यूल्स सैप, ठीक है ना। रिक्तिका के अंदर क्या होता है? रिक्तिका सैप या वैक्यूल्स सैप होता है, ठीक है। फिर हम लोग जो है इसको वैस्कुलर सैप भी कहते हैं, वैस्कुलर सैप, वैक्यूलर सैप, ठीक। ये भी कहते हैं। पुष्प एवं फलों की रिक्तिका रस में एंथोसाइनिन पाया जाता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं। पुष्प एवं फलों के अंदर जो है एंथोसाइनिन पाया जा रहा है, जो बैंगनी, पर्पल, गुलाबी, पिंक, रेड, ब्लू कलर देता है, ठीक है ना। अब जीव द्रव्य के जो भाग हैं उसको हम लोग आगे अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आशा करता हूं कि आपको यहां तक की चीजें समझ में आई होंगी। पॉइंट को अच्छे से, ठीक से पिक्चर के साथ रिप्रेजेंट करने की मेरी पूरी कोशिश रहती है। आप लोग के कहे अनुसार मैं छोटे लेक्चर्स बनाना शुरू कर रहा हूं अब से, और मैं एक एक चीज़ों को अच्छे से कंप्लीट करूंगा, ठीक है। आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए, ठीक है। और जो ओमिक्रॉन आ रहा है उससे बच के रहिए। अपने परिवार के वृद्धजनों, बड़े लोगों को, एल्डर पीपल को भी बचा के रखिए, ठीक है। अनेक शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।